नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। आज हमारे साथ हैं नाम गुम जाएगा की टीम। तो बताएं, इस शीर्षक पर ख्याल कैसे आया सीरीज बनाने का? तो नाम का बहुत है कि एक पर्सन जो बहुत साल पहले किसी और नाम से जाना जाता था, आज किसी और नाम से है। वो है कि नहीं है, वो एक्चुअल उसका नाम है कि नहीं है, ये उस नाम वाला आदमी है कि, तो वो पूरा खेल है जो जैसे कहा कि हमने उसको पिरोया है बहुत सस्पेंस और थ्रिलर के उसमें। राइटर साहिबा ने उस तरीके से ही लिखा है, तो बेसिकली इसलिए वो टाइटल रखा गया है नाम नाम। तो नाम गुम जा सकता है, क्या फितरत चेंज हो जाएगा, क्या वो नाम की वजह से कभी पहचान में नहीं आएगा, तो उस संदर्भ में ये कहानी। विषय के बारे में थोड़ा बताएं, मतलब कब ख्याल आया कि इस पर कहानियाँ कहनी है, लिखनी है? 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उस दौरान की कहानी है। एक इंसान उसमें से जो पकड़ा नहीं गया था, जिन्होंने ये सारा कांड में शामिल थे, उसका जो बैक स्टोरी था, जो छोटा सा हमें आर्टिकल मिला, वो इतना इंटरेस्टिंग था। तो उसके इर्द गिर्द फिर हमने कि क्या हुआ होगा अनुमान लगाते हुए, जैसे कि एक फिक्शनल, कुछ फिक्शन, कुछ रियलिटी करके हमने वो कहानी बनाई। तो अच्छा जी, जब कहानी स्क्रिप्ट पूरी हो गई जो है, तो आर्टिस्ट को किसको ध्यान में रखा आपने, जो है वो कास्टिंग प्रोसेस क्या रहा? हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। जैसे हमारे साथ राहुल भाई बैठे हुए हैं, दुनिया जानती है कितने ब्रिलियंट एक्टर हैं ये। तो इसकी जब कास्टिंग शुरू हुई तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाँ भाई, ऐसा हो सकता है क्या कि उनको, क्योंकि वो किरदार जो ये निभा रहे हैं वो बहुत ही क्या कहें, मतलब बहुत धाकड़ दमदार, हाँ, वो ट्रेलर में दिख रहा है। जी वैसा कैरेक्टर है। फिर चैनल की तरफ से भी आ गया कि नहीं, हाँ कर सकते हैं, ये राहुल सिंह को कास्ट किया जा सकता है। एक पर्सनालिटी जो स्क्रीन पे आते ही अच्छा लगे, आपको ऑडियंस को पकड़ ले, और साथ में जो किरदार का जो रिक्वायरमेंट एज ए परफॉर्मर, दोनों ही हम देख पा रहे थे। तो उसमें जो है, तो राहुल भाई फटाक से जो है जहन में आए, बातचीत हुई, चैनल से हुआ और वो हो गया। फिर बाकी जो दो दो तीन कास्ट और थी, जिसमें एक बरखा बिष्ट, वो भी कमाल की सुपर एक्टर है। तो उसमें तो मतलब वो जब ऑफिस आई और इन्होंने सीधे बोल दिया यू आर माई आयशा। आयशा उनके कैरेक्टर का नाम है। मतलब हम लोग ने बातचीत की सिर्फ, एंड उनको जब रोल सुनाया गया उन्हें भी रोल में मज़ा आया। और राहुल जी, आपका क्या रिएक्शन था जब बताया गया कि आपको जो इस तरह का करेक्टर है? क्या है, हम दोनों तो हमेशा से इंटरेक्ट करते आए हैं कई चीज़ों पे। इनके कुछ लेखन है, मेरे कुछ आइडियाज़ हैं, तो वो तो हम शेयर करते आए हैं। कई बरस हो गए। फिर बीच में इन्होंने कहा ना, एक काम करने की कुछ संभावनाएं हो रही थी, पर वो नहीं हो पाई। डेट्स वेट्स वट तो भूल ही गए, 2-4 साल पहले, 4 साल पहले की बात है। फिर ये जब हुआ तो ही सेड कि भाई ये है, और ये रही कहानी। सुनते ही मज़ा आया। इट वाज गुड। एक्साइट करना चाहिए आदमी को, सबसे पहली चीज़ एक्साइटमेंट। तो और एक क्या है कि आप अपने हिसाब से कैरेक्टर को अपने दिमाग में डिफाइन कर लेते हो, हर एक्टर करता है, बट द डायरेक्टर इज लुकिंग एट इट फ्रॉम अ होल पर्सपेक्टिव, बाहर से ना। तो एक्टर बड़ा लालची होता है, अरे मैं बस मतलब मुझे मजा आ जाएगा, सिर्फ मुझे मजा नहीं आना चाहिए। सबको आना चाहिए, वो डायरेक्टर की सोच हाँ, होती है। तो वो इनका होता है। बट चलो, क्योंकि इनके साथ मैंने इतना इंटरेक्ट किया है, तो मैं इनकी सोच भी थोड़ी बहुत समझता हूँ कि ही इज लुकिंग एट इट ऑब्जेक्टिवली। तो फर्स्ट आई गॉट एक्साइटेड फॉर द कैरेक्टर, एंड देन आई गॉट एक्साइटेड फॉर द स्टोरी। थोड़ा और उसको गहराई से समझा तब, और फिर जैसे जैसे होमवर्क करते हो, जैसे जैसे ब्रीफिंग मिलती है, वैसे वैसे आप थोड़ा और उसमें और उतरते चले जाते हो। एंड इट इज़ अ, जैसे आप फरमा रहे हैं, इट्स अ ब्लेंड ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन। फैक्ट तो आपको मिल गया, बट उसमें फिक्शन ब्लेंड इन करना पड़ेगा। जैसे अब टाइटैनिक की आपको कथा पता है, उसका अंत भी पता है, फिर भी आप जा रहे हो ना पिक्चर देखने। So why blend? The best thing is a blend of fact and fiction, and fiction that goes with the fact and entertains you. Yes, entertainment doesn't always mean generating laughter. Entertainment to keep you engaged, and also, by the way, if it conveys a message, beautiful. तो वो सब चीजें इसमें थी। मैंने कहा भाई, मतलब लाओ, कहाँ टिकट दो, गाड़ी पे बैठे और क्या। अच्छा जी, जैसा आप कह रहे थे कि एक चैनल अप्रूव करता है, कास्ट किया है जो है, एक तो अपनी तरफ से आप कास्टिंग लिस्ट भेजते हो कि ये जो है चीज़ें हैं। अगर चैनल कुछ चेंज करना चाहे जो है, और आपने बना लिया कि राहुल जी उसमें रहेंगे जो है, तो ऐसी स्थिति में एक डायरेक्टर, एक मेकर क्या सोचता है, उसकी क्या सोच होती है, कैसे चीज़ों को मैनेज करेगा? ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली अब देखा जाए तो कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है, चैनल के साथ मिलके आप करते ही हो। तो इसमें लकीली नहीं हुआ उतना कुछ। हम देते हैं, हम ऑप्शंस देते हैं, ऑब्वियसली हर किरदार के लिए 3-4 ऑप्शंस देते हैं। उनकी तरफ से होता है आप अपना पहला ऑप्शन बताइए कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है। हमारे लिए ये फर्स्ट चॉइस है। सो लकीली इसमें जो हमारी फर्स्ट चॉइस थी वही फाइनल चॉइस बन गई, चैनल की भी। तो वही कहूँ कि शायद खुशकिस्मत हूँ मैं कि या हम लोग की
उनके साथ तालमेल बैठ रहा है और हम लोग सेम पेज पे आ जाते हैं। आगे कभी ये दिक्कत हुई तो ऑब्वियसली फिर देखेंगे कैसे करना है। तो डायरेक्टर का विजन होता है कि इस कैरेक्टर को जो उनकी सोच होती है उसको करना है। अपने हिसाब से जो है आपने उसमें क्या इनपुट डाले होंगे जो है और वो चीज़ वो डायरेक्टर्स की सोच से कितना मैच खाया वो होगा? कितना मैच करता है वो तो अब इनको अलग से जी, पूछना जी, भी कि कितना मैंने परेशान किया या नहीं किया। जी। पर मेरा ये रहता है कि पहले एक बार ब्रीफिंग ले लो। आप अपने दिमाग में कहानी जो भी गढ़ो वो अलग चीज़ है। पहले जो वो कहानी सुनाना चाहते हैं वो समझ लो, फिर होमवर्क जो है उसके अनुसार करो। और होमवर्क इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि सेट पे जाके चेंजेस ना हो पाए, क्योंकि स्क्रिप्ट इज ऑल्सो लाइक अ न्यूज पेपर, यू नो, इट हैज़ टू देयर हैज़ टू बी समथिंग न्यू प्रिंटेड ऑन इट एवरी डे। इट इवॉल्व्स टिल द लास्ट सेकंड ना। कुछ भी नया लेखक ने कुछ और सोच लिया, ऐसा कोई अंत तो है नहीं। जब तक छप के बाहर ना आ जाए फिर तो कुछ नहीं हो सकता, तब तक तो सब कुछ हो सकता है ना, छानो बीनो। और क्या कहते हैं, इम्प्रोवाइजेशन में मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ। तो वो मैं एक बार मेरे कप्तान को बता देता हूँ कि भाई ये मैंने सोचा है, मैं सोच रहा हूँ इस लाइन को ऐसे बोल दूँ या ये ऐड कर दूँ, ये कर दूँ। कई चीज़ें जो उसके लिए वर्क करती है वो कहते हैं ओके, वेदर इट इज़ दिस फिल्म और एनी प्रोजेक्ट एनी। और अगर नहीं करती तो वो क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वो कहते हैं यार ये बहुत अच्छा है लेकिन ये अगली पिक्चर में करना। तो जैसे हर डायरेक्टर का अपना एक तरीका होता है ना काम करने का। जैसे एक पॉइंट पे हम लोग बहुत डिस्कशन करते थे, एक पॉइंट पे मैं रुक गया, मैंने कहा इनको करने दो, क्योंकि होता क्या है ना कि कई बार चीज़ लगती है कि यार अच्छा एडिट टेबल पे देखेंगे उसको क्या करना है, यू नो, कि चलो ये चीज़ आई तो है अच्छी, उस वक्त मुझे लग रहा नहीं यार ये मेरे किरदार के साथ नहीं जा रही है जो मैं देख रहा हूँ, हाँ, लेकिन लेट्स कीप इट, एडिट में देखेंगे, यू नो, कुछ चीज़ जो अच्छी मिल जाती है। तो वो भी बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी सेट पे कि मैं राहुल भाई नहीं ये ना नहीं जा रहा, बिकॉज आगे मेरा ये है कि मेरा ये किरदार ऐसा कुछ करेगा, वो दूसरे वाले पे इम्पैक्ट हो जाएगा, तो ही वुड अंडरस्टैंड। तो इसलिए वो वही कहना कि कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है और तालमेल बनना बड़ा ज़रूरी होता है सेट पे। जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, अच्छे अच्छे डायलॉग्स लाइन्स लिखते हैं जो है, अब जो कोई एक्टर जो है उसको चेंज कर दे जो है, तब आपको क्या लगता है? एज ए राइटर इनिशियल एक रिएक्शन रहता है कि यार ये ऐसे नहीं था, ऐसे, क्योंकि हम जब लिख भी रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं एक सोच लेके लिख रहे हैं। और इसका डायलॉग्स एक्चुअली हम दोनों ने ही किया है बिकॉज इट इज़ बिन डन बाय बोथ ऑफ अस। तो वो एक रहता है इनिशियल रिएक्शन आपका कि यार ये ऐसे नहीं, मैंने ऐसे सोचा था। बट देन अगेन वही है, जैसे कि वो कोलैबोरेटिव प्रोसेस इतना इंटरेस्टिंग होता है, एक्चुअली क्रिएटिव होल प्रोसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जब फिर 1 मिनट लेके अगर सुनो तो कभी लगता है कि हाँ यार ये एनहांस कर रहा है, कभी लगता है कि अच्छा नहीं, लेट इट बी, विल सी इट अकॉर्डिंगली, जैसे ये कह रहे थे कि हम बाद में देखेंगे। और कभी हम फिर वहीं पे डिस्कशन करते कि नहीं, जैसे एट द एंड ऑफ द डे ही इज एट द हेल्म ऑफ थिंग्स, कि डायरेक्टर के हाथ में उनको अगर ओवरऑल पिक्चर, क्योंकि आप लिख के आपका वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं पे आपको खत्म करना था कि मैंने लिख लिया, अब ही नोज द बेस्ट एज द डायरेक्टर कि उसको ओवरऑल पिक्चर कैसे देख रहे हैं। तो कहीं पे अगर हम, मुझे लगा कि ये शायद एक्स्ट्रा जा रहा है या एकदम ही कैरेक्टर के विपरीत जा रहा है, तो मैं हल्का सा डायरेक्टर को बोल के अपना स्टेप बैक कर ली। तो नाउ इट इज़ हिज कॉल फाइनली कि वो रखना है, कैसे करना है। राहुल जी, बहुत सारे किरदार आप निभा रहे हैं, आगे भी निभा रहे हैं। एक कैरेक्टर को लेकर एक आर्टिस्ट का जो अप्रोच होता है जो है, वो आपका क्या है? पहला तो यह है कि जो लिखा गया है उसको समझो और उसी दायरे में खेलो, उसी दायरे में सोचो, उसी दायरे में रिसर्च करो। जब वो हो जाए, इतना कोई बहुत भारी काम नहीं है एक्टिंग, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं संभालने के लिए, लेखक हैं लेखक हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सब हैं। तो इट्स जस्ट अ जर्नी ना, क्योंकि आपको एक्टर का ही जीवन एक ऐसा है जिसमें आपको बिना उस किरदार का सब कुछ भुगते हुए, जो जीवन में भुगतता है, फिर भी उसे प्ले करने को मिलता है। इन वन लाइफ मेनी लाइफ्स, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द एक्टिंग प्रोफेशन। तो उस दायरे में रहते हुए सोचो, उसी के बारे में थोड़ा बहुत और रिसर्च करो और फिर खुद का भी दिमाग लगाओ कि अपनी तरफ से मैं और क्या दे सकता हूँ, क्योंकि लाइन तो तोता भी बोल लेगा ना। अगर आपको कलाकार बतौर कलाकार लिया गया तो अपनी तरफ से भी मैं क्या दे सकता हूँ कि सर ये रहा, अब इसमें आप देखें कि क्या आपकी जो विचारधारा और आपके जो कंसेप्चुअलाइजेशन के हिसाब से क्या सही जा रहा है वो आप इसमें रखें, और जो बाकी वो ना रखें, वो निर्देशक का काम है। तो बहुत रिजिड भी नहीं रहता हूँ, बट हाँ थोड़ा सा होमवर्क करता हूँ, इसकी बायोग्राफी क्या होगी, कहाँ से आया होगा, इसका फेवरेट फूड क्या होगा, किस किस्म का जीवन जिया होगा, यू जस्ट थिंक अबाउट इट लिटिल बिट। इनिशियल स्टेजेस में हम लिख लेते थे बायोग्राफी जब थिएटर करते थे, फिर धीरे धीरे व्हेन इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर नेचर, तो देन यू कैन इवन थिंक अबाउट इट एंड डू इट। तो वो एक जर्नी है टू ट्राई टू लिव अ लाइफ विदाउट एक्चुअली लिविंग इट। तो आपका किरदार मतलब किस वास्तविक किरदार से मिलता जुलता जो आप प्ले कर रहे हैं इसमें?
वैसे कहा जाए तो एक ये कैरेक्टर सिर्फ एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये ऐसे वर्दी पहनने वाले, देश की रक्षा करने वाले, चाहे सीमा पर हों, चाहे फौज या मतलब चाहे बीएसएफ हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, एनीबॉडी हु इज डिफेंडिंग द कंट्री इन एनी वे, उनको ये एक तरह से उनका प्रतीक है ये किरदार। और इसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब ये कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना रोक सकता था और नहीं रोक पाया। मतलब मेरे तो शक्ल पे भी पीड़ा दिखने लगती है, कहीं न क्योंकि वो कहीं मैं गिल्ट इसकी होता वो है। है, तो वो एक गिल्ट है। और अब आपको पता नहीं कि जो आपसे गलती हो गई, भूल हो गई, क्या आपको उसको मतलब यू विल गेट अ चांस टू रिडीम, क्या उसके प्रायश्चित का मौका मिलेगा आपको? पर भाग्य क्योंकि इतना सिंसियर है शायद किरदार, तो भाग्य इसको मौका दोबारा देता है और फिर क्या होता है वो है। आपने पढ़ी होंगी अखबारों में या न्यूज़ चैनल पे, वो तो रहा होगा जो है। और उस दौरान जो लोग रहे होंगे उस किरदार से जुड़े हुए, उन लोगों से किसी मिलना हुआ या क्या प्रोसेस था पूरा इसका? देखिए मिलना तो हुआ नहीं, क्योंकि जो कल्प्रिट तो सारे जेल में थे, उसमें से कुछ को फांसी हो चुकी थी, कुछ को फांसी की सज़ा सुना चुके थे। बट उनके बारे में पढ़ने के लिए तो बहुत था, तो वो बहुत कुछ पढ़ना, तो उसमें आपको चीज़ें मिलती रही, अच्छा ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो उस हिसाब से फिर किरदार बनते गए। बट रिसर्च बहुत किया हम लोगों ने, मतलब आई थिंक 150-200 पेज का रिसर्च होगा उस दौरान का, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट से लेके बाद में जो जब तक केस चलता रहा, जो अब तक चल भी रहा है। तो आप बिटवीन द लाइंस भी बहुत कुछ आप पढ़ सकते हो, जो लिखा गया, जो पढ़ा गया, और आपके लिए कल्पना करने के लिए बहुत जगह रहती है। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट। और हमारे लिए इस केस में बहुत पढ़ के रिसर्च करने की ही गुंजाइश थी, और हमने वो किया। शूटिंग कहाँ हुआ उसके बारे में बताएं, किस जगह? मुंबई में ही अलग अलग लोकेशंस पे शूट किया, और क्योंकि हमें 2 एरा क्रिएट करना था, एक 1993 का, उसके लिए सेट भी लगाने की कुछ थोड़ा बहुत मतलब हमने किया, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थी, बिकॉज इतने थोड़े बड़े बजट की चेंजेस तो आ सीरीज गए हैं ना, ये मोबाइल फोन नहीं थे उस जमाने में, भाई कई चेंजेस आ 1993 गए नहीं हैं। थी, तो उस तरीके से हमने कुछ जो है किया, सेट लगाया, और वैसे मतलब वही क्योंकि 2 एरा 1993 और 2010 दो टाइम में कहानी चल रही है, तो हाँ बहुत सारी चीज़ें लुक से लेके, जैसे इनका लुक भी अलग है 1993 में, या मेरे वाले किरदार का, या रोमित के किरदार का। सो वो है पूरा, हमने उस तरीके से पूरा वर्कआउट किया है। किस चैनल पर आएगा और ड्यूरेशन क्या है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। तो ये अतरंगी ऐप पे आएगा, और अतरंगी वन ऑफ द ग्रोइंग OTT प्लेटफॉर्म में से है इस वक्त। 8 एपिसोड्स की कहानी है, 22-23 मिनट का एक एपिसोड है। जब वेब सीरीज जो है सेंसर के दायरे में नहीं आ रहा है अभी तक तो नहीं हुआ है, तो एक मेकर को कितनी छूट मिलती है अपनी बात कहने की? उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है? जब एक सेंसर है जो फिल्मों के लिए है, फिर कुछ SNPs हैं जो टेलीविज़न के लिए हैं। OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो थोड़ा फ्री हैंड मिला था कहानी कहने, बट अगेन वो मेकर पे भी बहुत डिपेंड करता है। जस्ट बिकॉज मुझे फ्रीडम मिली है, मैं उसको जो है कुछ भी कह दूँ, किसी तरीके से भी कह दूँ, वो मैं, जैसे बहुत सी कहानियाँ ऐसी आती हैं जो आप क्रिंज कर जाते हो, यार ये कैसे देखें हम, तो वो नहीं, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, दोनों ही हैं, क्योंकि भाई अब बहुत सारी कहानियाँ जिसमें थोड़ी ऐसी होती हैं जिसमें सेंसरशिप ना हो, तो उसको आप सही तरीके से दिखा सकते हो, तो उसके फ़ायदे, जैसे वही मैं कह रहा हूँ कि मेकर पे ही बहुत डिपेंड करता है। तो हम लोग बहुत सी चीज़ों का ध्यान बनाते वक्त भी रखते हैं कि जस्ट बिकॉज हमें फ्रीडम मिली, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कह दें। क्या मतलब वो क्या उस स्वतंत्रता का आप उपयोग कर रहे हो या भड़ास निकाल रहे हो, अब वो आपके ऊपर है। करेक्ट, You हाँ, know? ये ना कि आपके अंदर की जो भी दबे जज्बात हैं उसको लेके आप पहुंच गए जस्ट बिकॉज सेंसरशिप नहीं